दोस्तों, कहानी है भास्कर ज्योति रॉय की। ये बताते हैं कि बात 2021 की है। उस वक्त इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट स्टार्ट हुई थी। उनका कहना है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त सुबह शाम रनिंग करते थे। उनको फिजिकल क्लियर करना था। ऐसे में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी था जिसका नाम है शिवम। वो भी मेरे साथ रनिंग करता था और तो और उसका घर मेरे घर के पास में ही था। हम अक्सर एक साथ ही रनिंग करने जाते थे। मेरे टाउन का नाम है करीमगंज। उन दिनों हम रनिंग करते हुए दौड़ते दौड़ते टाउन के बाहर लोंगई नाम के गांव में जाते थे। वहां पर हमें खुला मैदान भी दिखता था जहां पर हम कसरत करते, और जब हम पसीने पसीने हो जाते तो ये सब करने के बाद हम वापस आते थे। हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही थी, पर एक दिन मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई। उसको बुखार था। उस दिन शाम के वक्त मुझे अकेले ही जाना पड़ा। मैं रनिंग करता हुआ दौड़ता दौड़ता गांव के बाहर लोंगाई गांव पहुंच गया। मैंने आराम से वहां पर वर्कआउट किया जैसे हम डेली रूटीन में करते थे। वापस आते आते अब रात हो चुकी थी। वैसे तो मैं और मेरा दोस्त शिवम हमेशा एक ही रास्ते से वापस आते थे, पर उस दिन जब मैं अकेला था तो मैंने एक शॉर्टकट लिया। बेसिकली उस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं था, लेकिन अंधेरा जिस तरीके से बढ़ रहा था उसे देखते हुए मुझे जल्दी घर जाना था, इसीलिए मैंने वो शॉर्टकट लिया। दोस्तों, सच कहता हूं, मेरी वो बहुत बड़ी गलती थी, पर खैर मैं उस रास्ते पर बढ़े जा रहा था। उस शॉर्टकट वाले रास्ते में बीचों बीच एक तालाब भी पड़ता था। मैंने उस तालाब के बीचों बीच जब देखा तो तकरीबन 10 फुट का आदमी पाया। मैं जानता हूं आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो तालाब के बीच में खड़ा था, और जहां तक मैंने सुना है वो तालाब बहुत गहरा था। मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं चुपचाप साइड से जाने लगा। सच कहूं तो मेरे मन में डर बैठ चुका था, पर दोस्तों मेरे साथ एक अजीब सी चीज हुई। मैं साफ साफ ये देख पा रहा था कि जिस तरफ मैं भाग रहा था ठीक उसी तरफ उसका चेहरा भी घूम रहा था। वो मुझे देखकर हंस भी रहा था, पर मैंने उसे अवॉइड किया। मैं लगातार भागता रहा, पर जब मैंने पीछे मुड़कर उसे दोबारा देखने की कोशिश की तो अभी भी वो मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने तुरंत ही अपने जूते निकालकर बगल में रख दिए। मैं घुटनों के बल बैठा और हाथ जोड़कर हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। दोस्तों, आपसे सच कहूंगा, उसके बाद मैंने उस तालाब की तरफ नहीं देखा। मैंने अपने जूते पहने और भागता हुआ सीधा घर पर आकर ही रुका। दोस्तों, मुझे लगा सब कुछ ठीक है, पर डर मेरे अंदर इतना था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसी रात मुझे बुखार भी आया। हालत इतनी खराब हो गई कि अगले दिन मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं चुपचाप सो गया। घर वाले मेरे आगे पीछे घूमते रहे, लेकिन रात होते ही मैं चुपचाप सो गया। ठीक उसी रात मैंने एक अजीब सा सपना देखा। मैंने देखा कि वही आदमी मेरे पैर के नीचे बैठा हुआ है और मुझे घसीट कर उस तालाब में ले जाने की कोशिश कर रहा है। यकीन कीजिएगा, मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसने मेरे सच में पैरों पर हाथ लगाया। मैं जोर की चिल्लाया और नींद से उठा। उस वक्त मेरे पूरे माथे पर पसीना हो चुका था। मेरे माता पिता तुरंत मेरे कमरे में आए। मैंने एक ही झटके में उन्हें सारी बातें बताई। उस दिन माता पिता मेरे साथ ही सोए। अगली सुबह वो मुझे एक मंदिर के पंडित के पास ले गए। पंडित ने मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का और ठीक भगवान के चरणों से कुछ फूल उठाकर मेरे सर पर रख दिए। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, उस दिन के बाद से मेरा बुखार धीरे धीरे कम हो गया और अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन उन दिनों मैंने रात में रनिंग करना छोड़ दिया। दोस्तों, बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी हमें अपेक्षा नहीं होती, मगर क्या करें, गांव के इलाकों में कुछ भी हो सकता है। कहने को तो लोग रात को 12-1 बजे भी जंगलों से आते हैं, मगर जिसके साथ बीतती है वही जान सकता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी भास्कर ज्योति की कहानी। दोस्तों, हमारे इस देश में कई लोगों का सपना होता है कि उनकी नौकरी आर्मी में लग जाए, उन्हें एक सरकारी नौकरी मिल जाए, मगर लोग किस तरीके से तैयारी करते हैं ये तो किसी को भी नहीं मालूम। और जब ऐसे किस्से मेरे सामने आते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए जब पूरे दिलो जान से मेहनत करता है और उसके बाद उसके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या ही कहेंगे। नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको
हमारी अगली कहानी की ओर आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं जमशेदपुर सिटी से हूँ। आज मैं आपको मेरे बचपन में बीती बात बताऊंगी। उस समय मैं बहुत छोटी थी। माँ ने मुझे बताया था कि तेरे साथ बचपन में ऐसा ऐसा हुआ था। उस वक्त सभी लोग नानी के घर में रहते थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। ठीक उसी वक्त खिड़की के पास एक बूढ़ी औरत आके बैठ गई और मेरी माँ से बातें करने लगी। गांव के सभी लोग उस बूढ़ी औरत को अच्छा नहीं मानते थे, पर मेरी माँ इन सब के बारे में इतना नहीं मानती थी। खैर, बात करते करते जैसे ही माँ ने नाश्ता बना लिया तो चुपचाप वो बूढ़ी औरत भी वहां से चली गई। हम सब ने अच्छे से नाश्ता किया। इसके बाद मैं अपनी माँ के साथ तालाब में नहाने के लिए चली गई। उस टाइम हम सब तालाब में ही नहाते थे, क्योंकि गांव में तब इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। लेकिन दोस्तों, उस खाने को खाने के बाद मेरी तबीयत कुछ खराब होना शुरू हो गई। उस दिन सुबह से शाम तक मैं ठीक थी, मगर उस खाने की वजह से पता नहीं मुझे क्या हो गया। जब मैं माँ के साथ तालाब के पास गई तो मैं चुपचाप एक किनारे पर बैठ गई। मैं उस वक्त अपने होश में नहीं थी। और तो और जैसे ही माँ ने मेरी ऐसी हालत देखी तो अचानक से मुझे उल्टी आना शुरू हो गया। एक तरह से मानो मैं बेहोशी की हालत में हो गई। माँ मुझे ऐसी हालत में पाकर जल्दी से घर ले आई। उन्होंने मुझे बिस्तर पर सुला दिया। मैं सुन पा रही थी। मेरी माँ बहुत परेशान हो गई। ठीक कुछ ही घंटों बाद मेरा झाड़ फूंक करवाया गया। झाड़ फूंक की शाम के बाद मैं धीरे धीरे ठीक हो गई। नहीं मालूम पता नहीं कहाँ से, लेकिन माँ को यह पता चल गया कि उसी बूढ़ी औरत ने किया है। माँ ने बचा हुआ सारा खाना फेंक दिया। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो खाना तो कुत्तों ने भी नहीं खाया। और ठीक जिसने मेरा झाड़ फूंक किया, मैं उसे दादू बोलती थी। दादू ने कहा कि उस औरत की नज़र अच्छी नहीं है, आगे से उस औरत से बचकर रहना। जब भी वो तुम्हारे सामने आए, उसे बिना कुछ कहे अपना मुंह फेर कर वहां से चले जाना। कहते हैं कि कई बार इंसान हमेशा अच्छा नहीं होता, तभी तो गांव के सभी लोग उसे बुरा मानते हैं। क्या पता वो अपने घर में क्या क्या करती है। पर खैर, आज के बाद तुम उस औरत की तरफ कभी मत देखना। दोस्तों, दादू तो ये बोलकर चले गए, मगर जब ये सारी बातें मुझे पता चली तो मेरे दिल पर क्या गुजरी है ये सब मैं ही जानती हूँ। बाकी कहानी मेरी इतनी ही थी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, लक्ष्मी जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बड़ा ही अजीब था। मैं तो ये कहता हूँ कि इंसान किस किस से बचे। वैसे तो आज के समय में कोई भी किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता। आज की दुनिया में लोग अपने ही परिवार में रहते हैं। धीरे धीरे लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि किसको घर पर बुलाना है और किसको नहीं, इससे हर कोई वाकिफ है। पर दोस्तों, लोगों के साथ क्या क्या होता है उस बात को बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए कहानियों को पूरा ज़रूर सुनिएगा। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको हमारी अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उस वक्त मेरी बड़ी बहन जॉब करती थी। मैं माँ के साथ घर पर रहकर उनके काम में हाथ बटाती थी। और ठीक ये स्टोरी हमारे वहीं पास में रहती एक मोनिका नाम की औरत की है। हम ठीक जहाँ पर रहते हैं वहाँ आजू बाजू में एक मैदान है। उस मैदान के सामने की गली में दो भाई रहते थे। उसमें जो बड़ा भाई था उसकी शादी मोनिका नाम की लड़की के साथ हुई थी। देखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। वो सबके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती थी। शादी के कुछ ही समय बाद उनकी दो लड़कियां भी हुई थी। दोनों में कुल मिलाकर 3 साल का अंतर था। पर कहीं ना कहीं मोनिका का पति अच्छा नहीं था। वो आए दिन उसको मारता पीटता था। शराब भी बहुत ज़्यादा पीने लगा था। मोनिका की माँ के घर पर उसकी 2 छोटी बहनें थी। पिताजी चल बसे थे। वो इतनी परेशान थी कि जब उसकी माँ उससे मिलने के लिए आती थी तो वो अपने घर की कोई भी बात उन्हें नहीं बताती थी। मोनिका के सास ससुर भी अच्छे नहीं थे। बस एक देवर ठीक था, पर उसकी घर में बिल्कुल नहीं चलती थी। ससुर भी उसको जब देखो खाट पर लेटे लेटे गाली देता था। अक्सर कई बार पड़ोस वाले मोनिका की माँ को बताना चाहते थे, मगर उसकी सास उसको कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। सच कहूँ
तो ये सब कुछ रोज का हो गया था। एक दिन की बात है, गर्मियों का समय था। दोपहर को 2:30 बज रहे थे। माँ और मैं चुपचाप घर पर सो रहे थे। थोड़ी ही देर बाद अचानक सबके चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा कि बहुत भीड़ थी। जब मैंने उस भीड़ से आगे निकल कर देखा तो पाया कि मोनिका ने अपने आप को मिट्टी का तेल डालकर जला लिया था। दोस्तों सच कहूं तो आज भी वो बात मैं याद करती हूं तो न जाने क्यों सीने में एक सिहरन सी दौड़ जाती है। खैर उस वक्त वहां खड़े सभी लोग एकदम डरे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद मोनिका नीचे गिर गई। वहां खड़ी औरतों ने चुपचाप उसके ऊपर चादर डाल दी। धूप होने के कारण उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। उससे कहने लगे कि बेटा तुमने ऐसा क्यों किया। उसने उसी हालत में बताया कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है, आज भी उसने मुझे मारा और बाहर चला गया। और तो और सास ससुर भी मुझे गालियां दे रहे थे। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी सास दुकान पे कुछ लेने गई और ससुर बाहर सो रहा था। बच्चियां घर के अंदर चुपचाप सो रही थी। तब मैंने चुपचाप मिट्टी तेल डाल के आग लगा दी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं भाग के बाहर आ गई। दोस्तों वो उस वक्त इतना कहते कहते पानी भी मांग रही थी। एक औरत भागकर उसके लिए पानी भी लेकर आई। इसके बाद मोनिका ने कहा कि मैं इन लोगों को छोड़ूंगी नहीं, पुलिस के सामने इन सब की असलियत बताऊंगी। थोड़ी ही देर बाद उसकी दोनों बच्चियां भी रोते रोते बाहर आ गई। दोस्तों आप बिल्कुल भी नहीं मानोगे, उन छोटी बच्चियों ने ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, पर वो रोते रोते अपनी माँ के पास जाने लगे। पर थोड़ी ही देर में उन दोनों बच्चों को पकड़ लिया गया क्योंकि एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो मोनिका ने सब कुछ बता दिया। बस उसने अपने देवर का नाम नहीं लिया। कहा कि वो तो मुझे माँ समान समझता है, मेरी बच्चों का भी बहुत ख्याल रखता है। दोस्तों इसके बाद 2-4 घंटे ही हुए होंगे, मोनिका ने दम तोड़ दिया। पुलिस वालों ने घर के सभी मेंबर को उठा लिया। कुछ समय तक कोर्ट में केस चलता रहा, मगर मोनिका की माँ ने सोचा कि मेरी बेटी की 2 बच्चियां हैं। इसीलिए मोनिका की माँ ने ऐसा कहा कि मेरी बेटी का दिमाग ठीक नहीं था, इसीलिए उसने ऐसा किया, इनकी कोई गलती नहीं है। कुछ दिनों बाद तीनों के तीनों छूट गए। उसकी सांस भी सुधर चुकी थी और बच्चों को अच्छे से रखने लगी। लेकिन दोस्तों कब तक? मोनिका एक दिन अपने सांस को दिखाई देने लगी। उसकी सांस को महसूस हुआ कि जैसे घर के अंदर कोई जल्दी से दौड़ कर गया हो। और तो और उसके पति को भी ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके ऊपर कोई बैठा हो। कई बार ससुर को भी ऐसा लगता कि वो दरवाजे के पास खड़ी है। सास ने देर ना करते हुए उनके पहचान के एक बाबा को बुलाया। बाबा ने बताया कि आप लोगों ने जो किया है ये उसी की करनी का फल है। वो इस वक्त बहुत गुस्से में है और तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन बाबा ने यह भी कहा कि मैं एक बार उससे बात करता हूँ। बाबा ने उससे बात की और कहा कि देख, मैं मानता हूँ तेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर अपनी बच्चों का भी सोच। तेरी माँ ने छोटी बच्चियों की वजह से इन लोगों को सजा नहीं होने दी। तेरी सास ने बहुत माफ़ी मांगी थी और कहा कि दोनों बच्चों का मरने तक ख्याल रखूंगी। लेकिन मोनिका ने कहा ठीक है, पर जब तक मेरी बच्चियां बड़ी होकर शादी लायक नहीं हो जाती और ठीक अपने अपने घर नहीं चली जाती, तब तक मैं यहीं रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन बाबा ने यह भी कहा कि वो तो ठीक है, पर तब तक तुझे ऐसे ही आज़ाद नहीं छोड़ सकते। उन्होंने तुरंत ही एक नारियल निकाला और पूरे घर में घुमाकर उसकी आत्मा को उसमें बिठाया। दोस्तों इस बात को बहुत समय बीतता चला गया। सास ससुर भी गुजर गए। मोनिका के पति को भी एक दिन हार्ट अटैक आया और वो भी चल बसा। अब बचे चाचा और बुआ, उन दोनों ने मिलकर बच्चों की शादी करवाई। दोनों के दोनों एक ही घर में हैं और बहुत खुश हैं। इसी के साथ वादे के मुताबिक मोनिका की आत्मा को भी शांति मिल गई होगी। बाकी ये एकदम रियल स्टोरी है। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी नीचे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। पर तब तक मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों ये कहानी पंजाब के एक गांव स्वाहिपुर की है, जहां पर कुछ ऐसा है कि अगर कोई भी अपने घर के ऊपर का कमरा, जिसे चुबारा कहते हैं, वो बनाने की कोशिश करता है तो उसके घर में किसी न किसी की मौत हो जाती है, वो भी दर्दनाक तरीके से। मौत का कारण भी डॉक्टर तक भी नहीं बता सकते। आज तक ऐसी बहुत सी मौतें हो चुकी हैं। दोस्तों मैं लवी अडीवाल खुद उस गांव में गया था
ये देखने के लिए कि आखिर जो लोगों के दिल में डर है क्या वो कहीं बेवजह तो नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है कि आज तक कोई भी अपने घर की छत पर कोई रूम नहीं बनाना चाहता। फिलहाल मुझे पता चला कि इस गांव में कुछ साल पहले एक मुस्लिम परिवार रहता था जो भूत प्रेत निकालता था। कहते हैं कि उस परिवार के मुखिया ने एक जिन्न को सिद्ध किया हुआ था जो कि उसका काम करता था। एक दिन की बात है, वो शख्स किसी के घर पर गया था भूत भगाने के लिए। उस भूत ने किसी बच्चे पर काबू किया था। आप सभी ने कच्चे कलवे के बारे में सुना होगा, जो कि एक नवजात बच्चे की आत्मा है जिसे तांत्रिक सिद्ध करते हैं। कच्चे कलवे को कोई रोक या काबू नहीं कर सकता। उसे अगर जो भी काम दिया जाए वो उसे पूरा करके ही लौटता है। पर खैर, उस फकीर ने अपनी पूरी कोशिश की उसे रोकने के लिए, लेकिन वो बच्चा मर गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने सारा का सारा दोष उस फकीर पर लगा दिया और गांव वालों ने मिलकर उसको जान से मार दिया, वो भी ठीक उसी के घर के ऊपर वाले कमरे में। फकीर ने गुस्से में पूरे गांव को श्राप दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति छत पर कमरा बनाएगा तो वो मारा जाएगा। अब दोस्तों, लोगों का ये कहना है कि उसका श्राप उसका जिन्न पूरा कर रहा है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आज भी सबसे पहले जो गांव का मुखिया होता था उसी का घर ऊंचा होता था और ठीक उसी गांव के मुखिया ने उस फकीर को मारा था। और तो और सबसे पहले उस जिन्न ने मुखिया को मारा। उस वक्त उसकी लाश गांव के एक पेड़ से लटकी हुई मिली थी। खबर ऐसी फैली कि गांव वालों ने किसी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सारी नॉलेज इकट्ठा करके गांव वालों से कहा कि कोई भी छत पर कमरा मत बनाना, तभी लोगों की मौत रुक सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। पर जैसे ही कुछ साल बीते तो ठीक उसी गांव में एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है। वो अपना घर ऊंचा करवाने की कोशिश करता है। उस वक्त गांव वालों ने उसे बहुत रोका। कहने लगे कि ऐसा मत करो, तुम मारे जाओगे, वो जिन्न तुम्हें मार देगा। लेकिन उस आदमी ने अंधविश्वास बोलकर अपने घर का काम शुरू करवाया। इसके बाद वो सबको काम सौंपकर अपने शहर वापस चला गया। और जैसे ही उसके घर का काम कंप्लीट हुआ तो वो अपनी फैमिली को घर पर लेकर आया। दोस्तों, 1-2 दिन अच्छे से बीत जाते हैं। बाकी इन 2-3 दिन के अंदर ऐसा क्या हुआ ये तो नहीं मालूम, लेकिन तीसरे दिन उस आदमी की लाश मिलती है, वो भी ठीक उसी रूम में। उसने ठीक अपने आप को छत वाले पंखे पर लटका लिया था। अब दोस्तों, ऐसा आज भी होता है। कोई भी अपने घर की छत पर कमरा बनाता है तो अचानक उसकी मौत हो जाती है। ये बिल्कुल एक सच्ची कहानी है। और तो और आप इस कहानी को YouTube या ओल्ड न्यूज़ में भी देख सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि कच्चा कलवा से जिन्न ज़्यादा पावरफुल होता है। और अब तक मैं जितने भी इन पर स्टडी कर चुका हूँ तो पाया है कि जिन्न को एक बार काबू कर सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं, लेकिन कच्चा कलवे को सिद्ध तो कर सकते हैं लेकिन काबू नहीं कर सकते। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी लवी आडीवाल जी की कहानी। इन्होंने हमारे चैनल के लिए इससे पहले भी इसी तरह की कहानी भेजी थी। इनका काम जगह जगह पर जाकर इन चीज़ों को सर्च करना है, लेकिन अभी इनका चैनल नया है तो चीज़ों को सर्च करने के बाद, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ये अक्सर अपनी कहानियाँ मुझे भेजते हैं ताकि मैं आपको वो सुना सकूं जो कि आपने अभी तक नहीं सुना। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की आखिरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रजत है। यह कहानी मेरे साथ 2 साल पहले हुई थी। उस वक्त मैं अपने भाई के दोस्तों के साथ एक गांव में गया हुआ था। हम वहां उस गांव में देर रात पहुंचे थे, इसीलिए हमने वहां पर एक हॉस्टल में रुकने का फैसला किया था। हमें 2nd फ्लोर मिला था और तो और वहां पर हमने अलग अलग रूम में सोने का फैसला किया। दोस्तों, मेरा कमरा बिल्कुल एंड में था। वहां पर एक विंडो भी थी। उस विंडो से एक लेक दिखाई देता था। पर खैर, हम उस वक्त नीचे खाना खाने गए थे। तब मेरे भाई के एक दोस्त ने बताया कि कुछ 20-25 साल पहले वहाँ पर प्लेन उड़ाना सिखाया जाता था। उन दिनों प्रैक्टिस करते टाइम एक लड़की का प्लेन क्रैश हो गया। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे उस लड़की की आत्मा दिखाई देती है। बाकी रजत का रूम ठीक उसी विंडो के सामने है। रजत, जरा संभल कर रहना। उसके इतना कहने के बाद सब के सब हंसने लगे। मैंने भी जोश जोश में कह दिया कि मैं नहीं डरता किसी से भी, और तो और मैंने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी।
कहीं ना कहीं दोस्तों, ये मेरी उस वक्त सबसे बड़ी गलती थी। ठीक रात को गर्मी होने की वजह से सबने छत पे सोने का फैसला किया, लेकिन मैंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे ओपन में सोने में अनकंफर्टेबल फील होता है। दूसरी बात, मेरा कमरा 10 कमरे के बाद था, मतलब मुझे रूम से छत पर जाने के लिए तकरीबन 5 मिनट लगेंगे। पर खैर, मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। रात को सोते समय मेरे दरवाजे पर नॉक हुई। मुझे लगा कि शायद तेज़ हवा की वजह से ऐसा हुआ होगा। आधी रात मुझे ऐसा सपना आया कि मैंने देखा कि एक लड़की लेक से निकलकर मेरी ओर बढ़ रही है। कुछ ही देर बाद मुझे अपने ऊपर एक दबाव सा फील हुआ, तो मैंने एक परछाई को पाया। दोस्तों, ये मेरा सपना नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी वॉच की टिक टिक की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने 3-4 बार अपने भाई को आवाज़ लगाकर बुलाया, लेकिन मेरी आवाज़ उस तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। मैं हिम्मत करके तेज़ी से दरवाजे तक भागा। मुझे डर था कि कहीं वो दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने न दिखाई दे, पर मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और भागता हुआ ऊपर की तरफ जाने लगा। सच कहूँ तो मुझे फील हो रहा था कि कोई मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मैं उस वक्त जितना तेज भाग सकता था उतना तेज भागा। छत पर एक दरवाज़ा लगा हुआ था, उस पर एक शीशा भी था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलकर वापस बंद कर दिया। मैं उस शीशे में से साफ साफ देख पा रहा था, और तो और जो मैं देख रहा था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। दरवाजे की आवाज़ से मेरे भाई और दोस्त उठ गए। उन्होंने तुरंत मुझसे पूछा कि क्या हुआ। उस वक्त वहाँ उन लोगों के साथ उन्हीं के गांव का एक स्टूडेंट भी रुका हुआ था। मेरी बात सुनने के बाद उसने जल्दी से मुझे उसी लेक के पास ले जाकर माफ़ी मंगवाई। उसका कहना था कि कभी भी ऐसी जगह पर उन चीज़ों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जहाँ पर वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना। दोस्तों, उस दिन के बाद से मुझे आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर लेकिन उस दिन के बाद से आज तक मैं अकेले कमरे में भी सोता हूँ तो लाइट ऑन करके सोता हूँ। बाकी आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद है आपको इन कहानियों में भी कुछ नया सुनने को मिला होगा। बस इसी तरह यूं ही प्यार बरसाते रहिए। मैं आपसे मिलता ही रहूँगा इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों में। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ। बाय बाय।